हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेटेड जिल। सो फिर से आज हम जानते हैं किसी एक स्टूडेंट का एक्सपीरियंस, किस तरह से उसने अपनी गेट की प्रिपरेशन करी है। आज हमारे साथ है समर्थ। समर्थ से जानेंगे समर्थ ने अपनी गेट की जर्नी में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करी है और किस तरह से गेट की जर्नी में रैंक अचीव करी है। समर्थ, आप खुद अपना इंट्रोडक्शन देंगे किस तरह से उन्होंने अचीव करा है और क्या रैंक लेके आए। हेलो समर्थ, वेलकम टू गेटेड जिल। एक जस्ट ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दो कि आपने कहाँ से इंजीनियरिंग करी है और आप यहाँ गेटेड झील में प्रिपरेशन के लिए किस तरह से आए हैं। मेरा नाम समर्थ देशपांडे एंड मैंने गेट CSE 2024 में 337 रैंक अचीव करी है। मैंने थर्ड ईयर में भी गेट दिया था, उसमें मेरी 2113 रैंक आई थी। मतलब उसमें मेरा उतना अच्छा नहीं रहा था एंड अब इस बार मेरा 337 रैंक आया है एंड आई एम एक्सपेक्टिंग नाउ सम गुड कॉलेजेस। एंड मैंने इंजीनियरिंग मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी इंदौर से ही करा है एंड मेरा होम टाउन इंदौर ही रहा है। ओके, तो आप इंदौर से ही बिलोंग करते हैं और मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी से आपने अपना ग्रेजुएशन, आपका ग्रेजुएशन अभी आप 4th ईयर में है, अभी मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। स्टार्ट करेंगे फ्रॉम द बिगिनिंग कि आप किस तरह से मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया आपने 12th के लिए आपने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी कि नहीं, ऑब्वियस आपने करा होगा। तो मैं स्टार्टिंग से जानना चाहूँगा आपका कि आपने गेट का ही पाथ क्यों सिलेक्ट करा, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है इंडिया में, तो गेट का ही पाथ क्यों सिलेक्ट करा है और आप किस तरह से मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में आप गए। मेरा जेई का एक्सपीरियंस उतना अच्छा नहीं रहा था। जितना मैं कोचिंग गया था वहाँ मुझे उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती थी कंसेप्ट्स की, क्योंकि वहाँ उतना अच्छा पढ़ाया नहीं जाता था और उतने अच्छा मटेरियल भी नहीं रहता था। फिर उसके बाद मेरा जेई में उतना अच्छा रैंक उसी कारण नहीं आ पाया था। मतलब आपने जेई की प्रिपरेशन करी थी और किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी किया था प्रिपरेशन के लिए, बट आपने इतना अच्छा परफॉर्म जेई में नहीं कर पाए। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद फिर जैसे ही जेई का रिजल्ट आया तो मुझे पता चला कि ये स्कोर पे मुझे गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं मिल पाएंगे। फिर मैंने प्राइवेट कॉलेजेस में ट्राई करा। तो मैंने वीआईटी की एग्जाम दी थी, जैसे वीआईटी वेल्लोर की एग्जाम दी थी मैंने। उसमें मेरा रैंक भी डिसेंट था और फिर मैंने इंदौर के भी लोकल कॉलेजेस देखे कि कौन कौन से कॉलेजेस में मैं जा सकता हूँ। तो मेडिकैप्स का मैंने काफी नाम सुना था, मेरे काफी जान पहचान वाले थे जो मेडिकैप्स से पढ़े हुए थे, तो मतलब ट्रस्टेड था कि यहाँ से मैं कर सकता हूँ, मतलब ये ऑप्शन रह सकता है मेरा। तो फिर इसलिए फिर मैंने, मेरा जो ब्रदर है वो वीआईटी वेल्लोर से पढ़ा हुआ है। अच्छा, आपके एल्डर ब्रदर्स वीआईटी वेल्लोर से बीटेक करे हुए। ठीक है, उन्होंने कौन सी ब्रांच से बीटेक किया? उनका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच था। इलेक्ट्रॉनिक्स से। ठीक है, तो फिर मैंने उनसे बात करी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम्हें प्राइवेट कॉलेजेस में ही जाना है तो इंदौर में रहो या वेल्लोर में रहो, कुछ इतना फर्क पड़ेगा नहीं। तो तुम मेडिकैप्स में रह के इंदौर में अगर तुम्हें कुछ हायर स्टडीज का पढ़ना है तो वहाँ भी तुम ट्राई कर सकते हो कि कोचिंग इजीली मिल जाएगी। अगर तुम यहाँ आते हो तो यहाँ तुम्हें कुछ उतना मटेरियल मिलेगा नहीं, यहाँ तुम्हें सब ऑनलाइन ही करना पड़ेगा या जो भी जितना अवेलेबल होगा थोड़ा बहुत उससे ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वहां से मुझे एक लगा कि हाँ इंदौर में ही रहना चाहिए एंड इंदौर में फिर मैंने मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन करी। मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया आपने? किस ईयर में मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया? मैंने 2020 में मेरा स्टार्ट हुआ था। 2020 में स्टार्ट हुआ था आपका मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी में। मेडिकैप्स यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद आपको कैसा लगा? मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का प्लेसमेंट स्टैटिक्स कैसा है और एजुकेशन कैसा है वहाँ का? कॉलेज जैसे मैंने ज्वाइन करा तो जब ओरिएंटेशन रहता है तो आपको अपने पीयर्स, अपने साथ वालों का पता चलता है कि कौन है क्या है। तो फिर वहाँ मैंने उस टाइम देखा कि मेरे से कम मार्क्स वाले, जिनका 12th में 70% था, 80% था, वो लोग भी मेरे साथ थे। तो वो थोड़ा मुझे अजीब लगा था कि CS ब्रांच, क्योंकि हर एक कॉलेज में ऐसा रहता है कि CS सबसे मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच रहती है, तो मोस्ट ड्रीम बच्चे जो सबसे अच्छे बच्चे रहते हैं यूजुअली वो ही रहते हैं वहाँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं इन सब में मतलब रहा तो मतलब मैं तो टॉप में ही रहूंगा वैसे ही, क्योंकि मेरे से ऊपर वैसे भी ज्यादा बच्चे थे नहीं जिनके मेरे से अच्छे परसेंटेज हो। ठीक है, तो फिर एक वो मुझे लगता था कि वो लोग भी मेरे साथ है और मैं भी यहाँ हूँ, तो मतलब थोड़ा एक वो हर्ट करता रहता था। आपकी क्या परसेंटेज से 12th में? मेरे साथ 91.4% है। आप स्टार्टिंग से ही ब्रिलियंट बच्चे रहते आए उस टाइम। हाँ, 12th का मतलब रिजल्ट अच्छा आ गया था वो काफी। फिर आपने क्या करा मेडिकैप्स में? मतलब मेडिकैप्स में प्लेसमेंट भी अच्छे हैं मेडिकैप्स के, तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी अच्छे हैं और इंदौर में अच्छा पुराना इंस्टीट्यूट है मेडिकैप्स, तो मेडिकैप्स का एजुकेशन आपको कैसा लगा? मेरा एक्चुअली जब स्टार्ट हुआ था ऑनलाइन था, तो ऑनलाइन में उतना तो नहीं हो पाती थी पढ़ाई, क्योंकि ऑब्वियसली कोई भी कॉलेज में जाओगे तो ऑनलाइन में मतलब उतना टीचर्स को भी आदत नहीं रहती है। जब आपने ज्वाइन किया था मेडिकैप्स उस टाइम पे कोविड चल रहा था, तो आप मतलब ऑनलाइन में ही स्टार्ट हुआ था।
ठीक तो है। स्टार्टिंग में तो उतना आइडिया नहीं लगा था, बट हाँ जैसे ही ऑफलाइन से स्टार्ट हुआ तो पता चला कि हाँ मतलब प्रोफेसर्स तो ऑब्वियसली ट्राई करते हैं काफी पढ़ाने का, एंड पढ़ाते भी अच्छा है, उनका करिकुलम भी अच्छा है, मतलब सब्जेक्ट्स भी लेटेस्ट ही पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि काफी पुराने जो आउटडेटेड चीजें वो पढ़ाएंगे। ठीक है। पढ़ाते काफी अच्छी चीजें हैं। ठीक है। एंड मैंने हाँ ये जरूर सुना था कि प्लेसमेंट भी हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, वहाँ मतलब प्लेसमेंट अच्छा है वहाँ का। हाँ प्लेसमेंट डिसेंट है वहाँ का। तो आपने इस पूरी जर्नी में अभी फिलहाल जहाँ तक मेडिकैप ज्वाइन किया, आपको प्लेसमेंट का भी पता था वहाँ पे, पर इन सब बीच में गेट के लिए आपके दिमाग में थॉट कहाँ से आया कि मुझे गेट करना चाहिए? गेट का सबसे पहला थॉट मुझे जहाँ से आया, मेरे एक दोस्त से मेरी बात हुई थी कि अब बीटेक तो कर रहे हैं, बट बीटेक के साथ कुछ और करने का प्लान है क्या अभी, क्योंकि उस समय शायद एक साल हो गया था, तो कुछ भी कोचिंग ज्वाइन करनी थी तो उसी समय करनी पड़ती है हमें। तो हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे, एंड उससे बात करते करते फिर मेरा ऐसा उसने बोला कि गेट भी हम एक ऑप्शन रख सकते हैं। तो फिर वहां से मुझे लगा कि हाँ ये एक अच्छा ऑप्शन है। एंड फिर उस समय तो जब स्टार्टिंग में रहती है तब उतना गेट के बारे में नहीं पता रहता है, गेट क्या कोई भी चीजों के बारे में नहीं पता रहता है कि हायर स्टडीज में क्या कर सकते हैं। तो फिर मैंने गूगल करा कि गेट क्या है, गेट से क्या क्या होता है, गेट के बारे में मैंने पढ़ा कि क्या क्या है, कैसे हो सकती है ये, क्या कोचिंग से इसकी इंदौर में। तो फिर वहां तक मैंने गेट का पता चला मुझे। अच्छा, तो आपने गेट के बारे में पता करने के बाद आपने कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में पता करा, और मतलब ये पता करा कि सेल्फ भी स्टडी करी जा सकती है गेट के लिए। तो आप गेट की प्रिपरेशन के लिए झील तक कैसे पहुंचे? मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि झील तक कैसे पहुंचे आप? गेटेड झील इंस्टीट्यूट में आपने क्यों एडमिशन लिया? झील का सबसे पहले मुझे पता चला था, गूगल से ही पता चला था। मैंने आज तो मतलब किसी पीयर से मैंने सुना नहीं था, क्योंकि मेरे उतने कनेक्शन इंदौर में लोकल थे नहीं, मेरे जितने रिलेटिव्स थे वो बाहर ही, मुंबई पुणे या फिर उस इंदौर के बाहर ही है काफी लोग। तो फिर इसलिए लोकल इंदौर के मतलब मेरे रिलेटिव्स कम थे, तो इसलिए उनसे ज्यादा मतलब पता नहीं चल पाया कि गेट के लिए कौन सी कोचिंग है। तो फिर मैंने गूगल करा, एंड सबसे पहला नाम जो आया वो गेटेड झील का ही आया। एंड मैंने फिर इसके रिव्यूज पढ़े कि कैसे है। मतलब ये अकेली कोचिंग थी जिसके एक भी ऐसा नेगेटिव रिव्यू नहीं था, सारे 5 स्टार रिव्यूज ही थे। तो फिर ऐसा लगा कि यार यहाँ जाके तो बात करनी ही चाहिए, मतलब इतने लोगों ने अच्छा बोला है तो कुछ बात तो होगी। फिर मैं झील आया, झील में मैंने राजेश सर से बात करी। राजेश सर से बात करके मुझसे ज्यादा मेरी मम्मी काफी इम्प्रेस हुई कि उन्होंने एक चीज बोली थी, वो अभी भी मतलब मुझे याद है। उन्होंने बोला था कि झील तक अगर कोई पहुंचा है तो वो खुद की इच्छा होगी तभी पहुंचा होगा, क्योंकि अगर पेरेंट्स के बोलने से तो गेट नहीं निकलेगी, अगर खुद की इच्छा है तो ही बच्चा पूछताछ करने भी तभी आएगा। तो फिर वो ऐसा लगा था कि हाँ बात तो सही मतलब बोल रहे सर काफी, मतलब अंदर से डिजायर आपकी गेट के लिए आई होगी, तभी आपने गेटेड झील के लिए अप्रोच करा होगा। इसके बाद आपने झील ज्वाइन करी है। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि प्लेसमेंट पे आपका फोकस कभी नहीं किया? मतलब क्योंकि मेडिकैप में प्लेसमेंट सिनेरियो अच्छा है, मतलब एवरेज पैकेज अच्छा मिल ही जाता है वहाँ पे, और जो बेच रहती है कंप्लीटली 80-90% फिल आउट हो जाती है प्लेसमेंट में। तो आपका कभी प्लेसमेंट के ऊपर ध्यान नहीं गया? जब मैंने फर्स्ट ईयर मेरा स्टार्ट हुआ था तब मैंने थोड़ा कॉम्पिटिटिव कोडिंग करने का ट्राई करा था। मैंने ये सोचा था, उस समय मैंने सोचा था कि मैं प्लेसमेंट लेने का ट्राई करूंगा, जहाँ भी मतलब जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा ट्राई करूंगा मैं। बीच में आपका ध्यान गेट की तरफ भी गया, फिर आपने कॉम्पिटिटिव कोडिंग पे भी फोकस करा, फिर प्लेसमेंट के ऊपर भी फोकस करा? ऐसा था उस समय पहले स्टार्टिंग में कि करता हूँ मैं प्लेसमेंट के लिए ट्राई करता हूँ, बट फिर जैसे ही गेट का पता चला, कोचिंग्स का पता चला, फिर उस समय के बाद फिर मैंने देखा कि कैसे पैकेजेस लग रहे हैं कॉलेज में, कितना मतलब कौन सी कंपनीज आ रही है, क्या मतलब स्कोप है अभी कि गेट प्रेफर करूँ मैं अभी या फिर प्लेसमेंट प्रेफर करूं। तो उस समय फिर मैंने डिसीजन बनाया कि प्लेसमेंट की जगह अगर मैं गेट पे फोकस करता हूं तो सिर्फ सिर्फ IIT जाना ही नहीं रहेगा, वहाँ और ऑप्शंस भी खुल जाएंगे मेरे साथ। PSUs भी जा सकता हूँ मैं, या फिर IITs में ही इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे मिल जाएगी, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, TA की अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। तो वो एक काफी मुझे लगा था कि हाँ ये काफी अच्छी चीज है, मुझे प्लेसमेंट अभी मैं छोड़ सकता हूँ, और गेट के लिए अगर मैंने प्रिपेयर करा तो वो ज्यादा मेरे फेवर में रहेगा। तो फिर आपने कंप्लीटली गेट प्लेसमेंट का पॉइंट जो है दिमाग से बाहर निकाल दिया था? फिर जैसे ही मैंने स्टार्ट करना शुरू करा था। तो किस ईयर से आपने गेट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी? सेकंड ईयर और थर्ड ईयर? मैं जब 2022 से स्टार्ट करा था बेसिकली मैंने, जब मेरा सेकंड ईयर चल रहा था तब खत्म होने वाला था सेकंड ईयर। तो 2022 फरवरी 2022 से ही मैंने झील ज्वाइन करा था, एंड तब से ही मैंने गेट तो आपने झील से 2 साल प्रिपरेशन करी है और एज अ ऑफलाइन स्टूडेंट। यस। ओके, सो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपने
अपनी प्लस प्रिपरेशन जर्नी में आपने एक 2023 का अटेम्प्ट लिया है, एक 2024 का अटेम्प्ट लिया है। ऐसे क्या पॉइंट्स थे 2023 के जिसको आपने जैसे मिस्टेक्स की बात करूँगा कि ऐसा क्या मेजर मिस्टेक्स रह गई थी 2023 की प्रिपरेशन में जिसमें आपने रैंक अचीव नहीं कर पाए और जिसको आपने ओवरकम करा 2024 की प्रिपरेशन में? सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट करा था प्रिपरेशन, उस समय उतना मुझे आइडिया ही नहीं था कि कैसे करना है, क्योंकि उसके पहले इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस तो मेरा कभी रहा नहीं था कि कोई भी कोचिंग में कि इतना मैं डेडिकेटेडली मॉड्यूल कैसे करते हैं, टेस्ट कैसे अटेम्प्ट करते हैं, या फिर डाउट्स भी कैसे पूछते हैं। आपको एक एक्सपीरियंस था जेई के टाइम आपने कोचिंग ज्वाइन करी थी, पर वहाँ का एनवायरनमेंट और यहाँ गेट एट जील की अप्रोच बहुत कंप्लीटली डिफरेंट हो बहुत ही अलग थी। कोचिंग एनवायरनमेंट भी ऐसा हो सकता है ये आपको पता नहीं था कि इतना सपोर्टिव हो सकता है। वही बात थी। तो आपने फिर 2023 में क्या क्या पॉइंट्स एक्सप्लोर करे, मतलब जो आपके नेगेटिव गए 2024 के को जिसमें आपने ओवरकम करे 2024 में? सबसे पहला 2023 में ये था कि मैं टेस्ट से बहुत ज्यादा डरता था कि मतलब पहले ही सोच लेता था कि क्या इसमें आएगा, वो काफी ओवरथिंक करता था मैं कि रिजल्ट अच्छा आएगा कि नहीं आएगा। तो उससे थोड़ा मैं डरता था कि टेस्ट अटेम्प्ट करूं कि नहीं करूं। एंड फिर अगर किसी से सुन लिया कि ये वाला टेस्ट थोड़ा टफ है तो फिर ऐसा होता था कि साइकोलॉजिकली होता था, पेपर देते टाइम फिर लगता था कि यार भले इजी क्वेश्चन रहता था, बाद में बन जाता था वो, बट उस समय ऐसा लगता था कि यार ये तो टफ ही बोला था इसने, इसलिए टफ लग रहा है मुझे। तो फिर उसके कारण मेरे मार्क्स कम हो जाते थे। बट हाँ, मैं उस टाइम एनालिसिस करता था, बट एनालिसिस करके रख देता था कॉपी कि बस उस टाइम कर लिया, और बाद में फिर कभी खोलता नहीं था मैं 2023 में कॉपी। मैंने 24 में यही ठाना कि एनालिसिस की कॉपी में पढ़ता रहूं बार बार, जो गलतियां करी है वो ऐसा होना चाहिए कि ये रट जाए गलती मुझे कि मैंने ये गलती करी है, अब ये गलती तो नहीं, नई गलती हो तो अलग बात है ये बात, बट वो वाली गलती वापस मैं रिपीट करूंगा तो वो मतलब मेरी ही गलती रहेगी कि मैंने क्यों करा, क्योंकि लिखा भी हुआ है मैंने, वो पूरा सब कुछ मैंने लिखा हुआ है कि ये गलती करी एंड उसके बाद भी मैं कर रहा हूँ, तो फिर वो मेरी बेवकूफी रहेगी। ठीक है, तो मतलब इन दो चीजों पे आपने काम करा, एक तो टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस करा, टेस्ट पेपर्स आपने ज्यादा देना स्टार्ट करे, और उनके मार्क्स जो आ रहे थे उसके ऊपर फोकस करना कम कर दिया। मतलब उससे डरना आपके मन में जो था, एक थॉट क्रिएट हो रहा था कि लो मार्क्स आ रहे। एक और पॉइंट आपने कहा था इस बीच में कि जो एक ये स्टूडेंट्स बोल देते हैं, कोई फ्रेंड सर्कल में हम रहते तो बोलते हैं कि टेस्ट डिफिकल्ट है, तो जो साइकोलॉजी क्रिएट होती है हमारे दिमाग में, तो उसको भी आपने साइडलाइन कर दिया। मतलब टेस्ट पेपर को आप एज अ टेस्ट पेपर दे रहे थे, उसके पहले कोई माइंड में थॉट्स लेके नहीं आ रहे थे। ये आपने एक चीज इंप्रूव करी। और क्या चीज ऐसी इंप्रूव करी आपने जो मतलब जैसे हम कह सकते हैं कि 2023 में कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो गए जो आपने प्रिपेयर नहीं करे होंगे, या फिर टाइम कम बचा होगा, या फिर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हो गए जो आपको डिफिकल्ट लग रहे होंगे, ऐसे कौन से पोर्शंस या एरियाज थे आपके 2023 में वो आपको कमजोर लगे? 2023 में ये हो गया था कि लास्ट में जब अक्टूबर नवंबर का टाइम रहता है, वो एक्चुअली बहुत क्रूशियल टाइम रहता है, उस समय राउंड टेस्ट और ये सब भी स्टार्ट होते हैं, एंड उस समय कॉलेजेस में भी एंड सेम एग्जाम्स भी आना स्टार्ट हो जाती है। तो क्या हुआ था, जब उस समय कॉलेज की एंड सेम एग्जाम स्टार्ट हो गई थी एंड टीओसी कंपाइलर मेरा उस टाइम रह गया था। ठीक है। तो और ये हुआ था कि 2023 में टीओसी के काफी सारे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है। उस समय मैंने टीओसी का प्रैक्टिस करा था, मॉड्यूल करा था, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी वही नहीं करा था, जो कि था टेस्ट में एक भी नहीं दे पाया था टीओसी का। मैंने मतलब मुझे यही नहीं पता था कि टेस्ट में अगर क्वेश्चन आए अगर टीओसी के, या पेपर में अगर टीओसी के क्वेश्चंस आए तो मैं उन्हें अटेम्प्ट कैसे करूंगा, वो मुझे अप्रोच ही नहीं आप बना पाए थे क्योंकि टेस्ट पेपर ही आपने दिए नहीं थे। मतलब टेस्ट पेपर आप बता रहे हो तो आपने बहुत कम दिए। सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर पाए थे आप, नोट्स वगैरह आपने इन मतलब मॉड्यूल के प्रैक्टिस कर पाए थे, या फिर आप नोट्स भी नहीं बना पाए, प्रैक्टिस भी नहीं कर पाए? नहीं, नोट्स में बना पाया था और मॉड्यूल में मैंने लगभग सारे सब्जेक्ट्स की कर ली थी, बट टेस्ट में ही थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था मेरा। अच्छा, आपने बीच में एक वर्ड यूज करा है, मैं मेरे लिसनर्स को इसको क्लियर करना चाहूंगा, राउंड टेस्ट। ये राउंड टेस्ट आपने क्या बताया, ये राउंड टेस्ट क्या होता है? मतलब ये राउंड टेस्ट जील में एक्चुअली सितंबर ऑनवर्ड्स चालू हो जाते हैं। ठीक है। एंड उसमें सब्जेक्ट वाइज फुल टेस्ट होते हैं, एंड सब्जेक्ट में जैसे अगर डिस्क्रीट मैथ्स का सब्जेक्ट है तो डिस्क्रीट मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड और मैथ्स के भी क्वेश्चन रहेंगे, इंजीनियरिंग मैथ्स के। ठीक है। तो वो आपका स्टार्टिंग रहता है कि मिक्स सब्जेक्ट्स अगर आए आपके पास तो आप उन्हें कैसे अटेम्प्ट करेंगे। अच्छा। क्योंकि स्टार्टिंग में ये तो आदत रहती है कि अगर कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अगर उसका टेस्ट रहा, उसका टॉपिक टेस्ट रहा या फुल टेस्ट रहा, उसमें आपको पता रहेगा कि यही सब्जेक्ट के ही क्वेश्चंस रहेंगे, तो आप मेंटली थोड़ा प्रिपेयर्ड रहते हो। राउंड टेस्ट ऑनवर्ड्स आपको सारे मिक्स क्वेश्चंस आते हैं, कभी मैथ्स का आएगा, एप्टीट्यूड का आएगा, राउंड 1 में ऐसा रहता है। फिर राउंड 2 में और सब्जेक्ट बढ़ जाते हैं, मतलब जैसे डीएम है तो उसके साथ डीएसए भी आ जाएगा, सी प्रोग्रामिंग भी आ जाएगा, तो 3-4 सब्जेक्ट्स के मिक्स करके अगर टेस्ट लेते हैं। एंड मैथ्स एप्टीट्यूड तो कांस्टेंट रहता है, वो राउंड 1 में भी रहता है, राउंड 2 में भी रहता है, मॉक में तो रहता ही है। ठीक है। तो उससे आपको थोड़ी आदत हो जाती है कि अगर मिक्स क्वेश्चंस आएंगे तो आप कैसे उन्हें अटेम्प्ट करोगे। अच्छा, राउंड
जैसे राउंड 1 है, राउंड 2 है, फिर राउंड 3 भी प्रॉब्ली होता है हमारे यहाँ में जील पे। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के पहले क्या होता है? राउंड 1 मतलब टेस्ट सीरीज में क्या मतलब किस तरह से सब्जेक्ट्स में टेस्ट सीरीज पे फोकस करा जाता है? आपके नजरिए से कैसा क्या फोकस है वो? सबसे पहले मैम सब्जेक्ट्स पढ़ाती है सारे, वन बाय वन। डीएम से स्टार्ट करती है मैम, फिर डीएसए, सी, ऐसे करते करते मैम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती है। एंड मैम जैसे ही पढ़ाती रहती है वहाँ, वैसे ही यहाँ टेस्ट भी डलते रहते हैं, टॉपिक टेस्ट डलते हैं। वो सब्जेक्ट वाइज डिपेंड करता है। कोई सब्जेक्ट अगर छोटा रहता है तो फिर उसके 2-3 टेस्ट रहेंगे, यूजुअली 4-5 टेस्ट रहते हैं टॉपिक टेस्ट। एंड उसके अकॉर्डिंग फिर आपको एक एक टॉपिक का आपका प्रिपरेशन होता जाता है कि सिंगल टॉपिक है तो आप उसको कैसे प्रिपेयर करोगे। एंड फिर जैसे ही टॉपिक टेस्ट हो जाते हैं तो वो सब्जेक्ट का फुल लेंथ टेस्ट भी होता है, जिसमें सारे टॉपिक्स के मिक्स क्वेश्चन रहते हैं वो सब्जेक्ट के। ठीक है, तो आपने टेस्ट सीरीज पे जो टेस्ट पेपर्स थे आपके सब्जेक्ट्स वाइज, आपने 2023 में उनको स्किप किया। अब मेरा बीच में क्वेश्चंस आपसे ये पेंडिंग रह गया था कि सब्जेक्ट्स में आपने कौन कौन से सब्जेक्ट्स पे फोकस करा और ऐसे कौन से वीक सब्जेक्ट टॉपिक्स रह गए थे सब्जेक्ट, हम इस पे बात कर रहे थे। तो इस पॉइंट को आप मतलब बताइए कैसे आपने कौन कौन से टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग करा 2024 में? 2024 में जैसे डीएम था, सी था, डीएसए था, ये सारे सब्जेक्ट स्टार्टिंग में हो जाते हैं। सीएन हो गया, सीएसओ हो गया, ये तो काफी स्टार्टिंग में हो जाते हैं सारे सब्जेक्ट्स। तो इन पे थोड़ा मेरा था कि प्रैक्टिस थी इन पे, बट जो लास्ट में आते हैं उस पे मेरी बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं थी। एंड उस पे मेरा ये फोकस था कि इनको मैंने पिछले साल तो गलत करा है, बट इस साल अब मैं अगर वो क्वेश्चंस आए तो फिर उनको मैं एटलीस्ट सही करूँ। तो मैंने टीओसी कंपाइलर के जील में काफी अच्छी फैसिलिटी है कि पिछले साल की टेस्ट सीरीज भी रहेगी एंड इस साल की भी टेस्ट सीरीज रहती है, तो 2 साल की तुम्हारे पास टेस्ट सीरीज रहती है। तो फिर मैंने टीओसी कंपाइलर में पिछले साल के भी सारे टेस्ट दिए एंड इस साल के भी मैंने सारे टेस्ट दिए। तो उससे मुझे धीरे धीरे फील होना चालू हुआ कि मेरी ये ग्रिप आ रही है ये टॉपिक पे। मतलब आपको फील होने लग गया जब टेस्ट पेपर देने लगे तो आपको फील होने लग गया कि सब्जेक्ट्स पे कमांड बन रही है मेरी। कि आपने बीच में कहा कि लास्ट के जो सब्जेक्ट्स, मतलब ये लास्ट के जो सब्जेक्ट्स मतलब ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो आपने जो वीक रहे थे, आपने कहा कि लास्ट के जो सब्जेक्ट वो वीक रह जाते हैं जिसको आपने 2024 में आपने स्ट्रॉन्ग करा। तो लास्ट के कौन से सब्जेक्ट्स के बारे में आप स्पेसिफिकली, जैसे टॉक बताया आपने, कंपाइलर बताया, और कौन से सब्जेक्ट ऐसे जो आप स्ट्रॉन्ग करना 2023 में रह गया था आपका? डीबीएमएस एक थोड़ा मेरा स्ट्रॉन्ग करना रह गया था। लास्ट में जैसे 3 सब्जेक्ट्स आते हैं, डीबीएमएस, टीओसी, कंपाइलर। मैम यूजुअली ये तीनों ही लास्ट में पढ़ाती है। तो डीबीएमएस का लकीली 23 में क्वेश्चन इजी आ गया था, बट मुझे अगर मैं पर्सनली बताऊं तो फिर मुझे उतना कॉन्फिडेंस उस सब्जेक्ट में नहीं था, क्योंकि एसक्यूएल तो क्योंकि करते आ रहे हैं काफी टाइम से। 11th में 12th में भी आईपी सब्जेक्ट मैंने ऑप्शन लिया तो उसमें था मेरा एसक्यूएल भी, बट बाकी ट्रांजैक्शन आता है, नॉर्मलाइजेशन आता है, ये सब उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था मेरा। तो फिर हाँ, वो मैंने इम्प्रूव करा था 24 में इम्प्रूव करा था। जैसे कुछ सब्जेक्ट ऐसे ही गेट में समर्थ जो बहुत लेंदी है, जैसे हम बात करें डेटा स्ट्रक्चर की बात करें, बहुत लेंदी हो जाता है, और हमारा कंप्यूटर नेटवर्क बहुत लेंदी हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव से बहुत लेंदी लगता है। तो इन सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या अप्रोच रही? इन लेंदी सब्जेक्ट्स को आपने किस तरह से स्ट्रॉन्ग करा? क्योंकि इन सब्जेक्ट के साथ प्रॉब्लम ये रहती है कि हम कभी कुछ पढ़ते हैं, 1 महीने बाद जाएंगे तो भूल जाएंगे, कुछ भी या रिकॉल करना बहुत डिफिकल्ट होता है, और आखिरी में दिसंबर में जाके समराइजेशन का जब काम आता है कि हमको रिवाइज करना रहता है तब बहुत याद नहीं रहता। तो इस सब्जेक्ट के लिए आपने क्या प्लान ऑफ एक्शन लेके चले? इसमें मैं यूजुअली ये करता था कि जैसे सीएन का एग्जांपल लूं मैं, तो सीएन में ये करता था कि अगर सीएन का टॉपिक टेस्ट है तो वो टॉपिक के अलावा उसके पिछले टॉपिक के भी मैं रिवाइज करता जाऊं नोट्स, क्योंकि सीएन में इतने नोट्स हो जाते थे कि याद नहीं रहता था कि कौन सा है। जैसे हेडर फॉर्मेट भी याद रखना काफी मुश्किल रहता था। ठीक है, ये तो एक एग्जांपल हो गया। जैसे टीसीपी में भी काफी चीजें थी जो याद एकदम से नहीं रहती थी। ठीक है, तो फिर मैं यही करता था कि अगर एक टॉपिक का टेस्ट है तो एटलीस्ट अगर ऊपर से देख तो लूं कि क्या क्या था, तो एटलीस्ट ये आइडिया हमेशा रहता था कि हाँ, इसके पहले टॉपिक्स में ये सब चीजें हैं, तो एकदम भूलने का केस फिर नहीं रहता है। मतलब छोटे-छोटे शॉर्ट रिविजन्स आपने कंटिन्यूअसली हमेशा करते रहे आपकी, ताकि आपको रिकॉल रहे सब्जेक्ट्स। बहुत अच्छा प्लान होता है ये, क्योंकि जब भी कोई बड़ा सब्जेक्ट आता है हम उसको थोड़ा बहुत पढ़ के रख देते हैं या फिर कंप्लीट पढ़ के रख देते हैं, बट हम जब उसको रिवाइज नहीं करते हैं, बीच में रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है। तो यही बात हमने 2023 की कर ली। 2024 में आपने इन सब्जेक्ट्स के ऊपर फोकस करा है। इसके अलावा आपने और क्या फोकस करा है? मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने अपने लाइफ स्टाइल में भी फोकस करा गेट की रैंक को अचीव करने के लिए, कि क्या स्टडी प्लान फॉलो करा, किस तरह से मॉर्निंग शेड्यूल रखा, इवनिंग शेड्यूल रखा? बिकॉज आप 3rd ईयर और 4th ईयर में आपने प्रिपरेशन करी है, और जिसमें कॉलेज
मुझे पता है मेडिकेप्स के बहुत से बच्चे आके मुझे बताते हैं कि सर अटेंडेंस का बहुत इशू है, रेगुलर कॉलेज जाना पड़ता है, 75% मस्ट होता है वहाँ पे। तो उन सब चीज़ों को कैसे डील करा, बिकॉज मेजर स्टूडेंट्स आज थर्ड ईयर और सेकंड ईयर के मतलब फिफ्थ सेम में ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये सब इश्यूज से आपने कैसे डील करा? मेरा जैसे जब सेकंड थर्ड ईयर में कॉलेज था, थर्ड ईयर में तो ये रहता था कि 10:30 ऑनवर्ड स्टार्ट होता था कॉलेज। तो मैं ट्राई करता था कि सुबह 5 बजे तक उठ जाऊं, कुछ नहीं तो नोट्स ही रिवाइज कर लूं, क्योंकि स्टार्टिंग में काफी दिक्कत होती थी क्योंकि उतनी आदत रहती नहीं है सुबह उठने की। क्योंकि मैं ट्राई करता था कि 4:30-5 तक मैं उठ जाऊं, एंड जब तक कॉलेज की बस का टाइम नहीं होता 9:30-9 बजे मुझे निकलना पड़ता था कॉलेज के लिए। जब तक उसका टाइम नहीं हो जाता तब तक मैं रिवाइज कर लूं एटलीस्ट नोट्स, टेस्ट का देख लूं मैं थोड़ा कि टेस्ट में दे पाऊंगा भी कुछ ऐसा। अगर कोई सा लाइट टेस्ट रहता है जैसे एप्टीट्यूड का टेस्ट है तो वो दे सकते हो तुम, मैथ्स का टेस्ट रहता है इंजीनियरिंग मैथ्स का तो वो छोटे टेस्ट रहता है तो वो भी तुम दे सकते हो। तो मैं ये ट्राई करता था कि जितने हो सके नोट्स पढ़ते जाओ सुबह सुबह, एंड वो काफी मुझे फायदा कर रहा था। फिर उसके बाद मैं सॉल्विंग का ये करता था कि शाम को आके फिर जितना हो सके मैं उतना शाम को सॉल्व करूं, सुबह नोट्स का ही मैं देखता था कि नोट्स रिवाइज करूं। ये तो आपने बताया कि मॉर्निंग में भी गेट की प्रिपरेशन कर ली, इवनिंग में भी गेट की प्रिपरेशन कर ली, कॉलेज प्रिपरेशन कैसे करी आपने, कहाँ पे करी कॉलेज प्रिपरेशन? कॉलेज प्रिपरेशन का तो ऐसा रहता था कि जो भी मिड सेम एग्जाम रहती थी या एंड सेम एग्जाम रहती थी उसके थोड़ा टाइम पहले ही करता था। अगर जैसे मंडे से मिड सेम स्टार्ट हो रही है तो संडे को ही मैं स्टार्ट करता था। आपने कॉलेज की प्रिपरेशन पे कम फोकस करा, गेट की प्रिपरेशन पे ज्यादा फोकस करा। क्लियर माइंड स्टार्टिंग से था कि मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो मुझे प्लान रखना है ये वाला। डेली एवरेज हार्स आपकी स्टडी के कितने हो जाते थे? क्योंकि कॉलेज रहता था तो मेरे 4 आवर्स रहते होंगे, 4-5 आवर्स। 4-5 आवर्स थर्ड ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, थर्ड ईयर और 4 आवर्स यूजुअली 4 आवर्स ही रहते थे क्योंकि उतना टाइम निकालना मुश्किल हो जाता था क्योंकि काफी दूर भी रहता था कॉलेज, तो फिर जाने आने का टाइम 4 आवर्स में आपके 2 आवर्स तो आपकी ये मान के चलिए इसमें इंक्लूड है वो जो आप कोचिंग में आके क्लास अटेंड करते थे कि इसको अलग रख के आपके 4 आवर्स? नहीं, सब इंक्लूड करके मतलब आप 2 आवर्स में गेट की प्रिपरेशन के जो क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं आप, जो हमारी वीकली क्लासेस होती 4 डेज की, वो आप करते थे और 2 आवर्स आप इसके लिए देते थे, प्रिपरेशन के लिए देते थे। इस प्रिपरेशन में आप नोट्स बनाते थे और अपना प्रैक्टिस मटेरियल सॉल्व करते थे, ठीक है। 2024 में फिर आपने किस तरह से प्लान चेंज करा? जो 4 आवर्स की स्टडी को आप कंटिन्यूसली 4 आवर्स में रखा कि आपने इसको भी और इंक्रीज करा टाइम ड्यूरेशन को? नहीं, 2024 में मैंने इंक्रीज करा था टाइम क्योंकि कॉलेज में मेरा कम हो गया था। ठीक है, हफ्ते में 3 दिन ही रहता था मेरा कॉलेज, तो फिर कॉलेज में भी उतना लोड नहीं रहता था एंड सब्जेक्ट्स भी काफी कम हो गए थे मेरे। तो फिर मैंने 4th ईयर में आते आते उसको 6-7 आवर्स का मैंने ट्राई करा कि मैं रोज का ट्राई करूं कि 6-7 आवर्स तो एटलीस्ट करूं मैं। तो वो हो जाता था, मतलब अगर डेडिकेशन के साथ करता था तो वो उतना तो हो जाता था। 6 आवर्स मिनिमम आप निकाल रहे थे। 6 आवर्स निकालता था 24 के लिए। एक मेजर इशू ये भी स्टूडेंट की लाइफ में आता है कि जब वो टेस्ट पेपर देता है तो उसके मार्क्स नहीं आते हैं। हर बार नया पेपर, हर बार नया क्वेश्चंस देख के उसके मार्क्स नहीं आते हैं। कहीं ना कहीं उसको इनसिक्योरिटी फील होती है कि मैं गेट नहीं निकाल पाऊंगा, क्योंकि जब मार्क्स ही नहीं आ रहे मेरे पेपर्स में तो मैं गेट कैसे निकालूंगा। डीमोटिवेशन हो जाता है। इन सब चीजों से आपने कैसे कोप अप करा? मार्क्स तो मेरे स्टार्टिंग से ही उतने नहीं आते थे जितने मेरे दोस्तों के आते थे। मुझे याद है कि आप जब भी आते थे आप मेरे पास यही पॉइंट लेकर आए थे कि सर मार्क्स नहीं आ रहे हैं, तो मुझे अच्छे से याद है। तो आपने उसके लिए और क्या क्या प्लान्स करे जिससे मार्क्स नहीं आ रहे हो तो मोटिवेशन होने के लिए या फिर उसको मार्क्स को इंक्रीज करने के लिए क्या क्या प्लान्स रखे? मेरा सबसे पहला गो टू ये रहता था कि मैं जितनी झील की फैकल्टी है उनसे आके बात करूं। बसंत सर हो गए, आप हो गए, अर्चित सर हो गए, मैं आपसे आके बात करूं कि मैं एटलीस्ट मुझे पता चले कि मुझे क्या नया करना चाहिए, क्योंकि टाइम काफी रहता है उसमें। जरूरी नहीं है कि एक ही अप्रोच लगाए, अलग अलग अप्रोचेस ट्राई कर सकते हैं। मेन ये रहता है कि डीमोटिवेट नहीं होता है। मार्क्स कितने भी आ रहे हैं, जैसे अगर 50 मार्क्स का टॉपिक टेस्ट है, 20 आ रहा है, 30 आ रहा है, 40 आ रहा है, मतलब तीनों इसमें इक्वल रहना है कि हाँ आगे अभी बहुत सारा बचा है, अभी आगे मेन पेपर बचा है। अगर 40 आ रहे हैं तो ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, अगर 20 आ रहे हैं तो डीमोटिवेट नहीं होना कि 40 आ सकते थे बट 20 ही आए। तो मेन ये रहता है कि डीमोटिवेट नहीं होना एंड फैकल्टी से बात करते रहना एंड जो दोस्त हैं उनसे भी बात करते रहना। दोस्तों ने काफी मतलब हेल्प करी मेरी। मतलब एक ऑफलाइन में फ्रेंड सर्कल होना बहुत अच्छा रहता है। अगर अच्छा फ्रेंड सर्कल हो तो आपको मोटिवेट भी रखेंगे, और फ्रेंड सर्कल ऐसा मिल गया जो आपको डीमोटिवेट करे तो उससे बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना बहुत जरूरी है ऑफलाइन प्रिपरेशन में। तो ऑफलाइन प्रिपरेशन में टेस्ट सीरीज आप ऑनलाइन देते थे, टेस्ट सीरीज को किस तरह से अप्रोच करते थे? मतलब जैसे
40 मिनट का टेस्ट पेपर है, तो उसके लिए क्या अप्रोच रखते थे, और अगर फुल लेंथ टेस्ट है तो उसके लिए क्या अप्रोच रखते थे, मतलब टेस्ट सीरीज से लर्न कैसे करते थे आप? मेरा पहले ये 2023 में मेरा पहले ये अप्रोच रहता था कि मैं सारे 1 2 3 मतलब लाइन वाइज ही करूँ सारे क्वेश्चंस। 24 में भी ये अप्रोच मेरा सिमिलर रहा, बट 24 में मैंने एक जरूर चेंज करा कि अगर जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है उसे छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, मतलब अगर नहीं बन रहा तो मैं उस पर टाइम क्यों दूं, अगर अभी नहीं बन रहा तो 5 मिनट बाद भी नहीं बनेगा वो। बिल्कुल सही बात, क्योंकि हो सकता है इजी भी हो वो क्वेश्चन, बट अभी उस पर टाइम देने की बजाय अगर जैसे 25 क्वेश्चंस का टेस्ट है तो मैं बाकी 24 पे फोकस करता हूँ। वो अगर बन गए तो फिर 24 सही हो सकते हैं और एक ही मेरा छूटेगा। सही बात है। ये मेरा एक वो रहता था, मतलब आपने अपने एटीट्यूड में चेंज करा, Attitude में क्वेश्चन से लड़ना बंद करके स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करा। हाँ। पहले हार्ड वर्क कर रहे थे कि हर क्वेश्चन को अटेंड करना है, फिर स्मार्ट वर्क स्टार्ट करा, मतलब कि हमें कुछ क्वेश्चन छोड़ना भी आना चाहिए टेस्ट सीरीज में, वो आपने सीखा। फिर अच्छी बात है। उसके बाद एनालिसिस वगैरह पे कितना टाइम फोकस करते थे कि पेपर के बाद? फिर पेपर जैसे ही होता था उसके बाद मैं थोड़ा ब्रेक लेता था, एंड फिर उसके बाद फिर मैं टेस्ट एनालिसिस करने लगता था। 1 से लेके वापस 25 तक सारे क्वेश्चंस एनालिसिस करता था। जो गलत हुए उनको पूरा सॉल्यूशन पहले खुद ट्राई करता था मैं कि अगर इनकेस बन गया मुझसे बिना सॉल्यूशन देखे तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे आता था बट मैं पेपर में उस समय दिमाग नहीं चलाया, तो उससे भी एक थोड़ा बूस्ट मिलता है कि तुम्हें क्वेश्चन तो एटलीस्ट बन गया है, बस थोड़ा तुम्हें पेपर में ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत है, तो उससे एक जरूर बूस्ट मिलता है। एंड फिर मैं जो टेस्ट कॉपी थी उसको बार बार रिवाइज करता रहता था। ठीक है, मतलब आप एक साइकिल चलाते थे, टेस्ट कॉपी रिवाइज करना, एनालिसिस करना, उनसे मिस्टेक से लर्न करना, उनको नोट डाउन करना, ये सब आपने साइकिल चलाई है टेस्ट सीरीज में। एक पीवाईक्यू का हम मेजर रोल समझते हैं, सभी को पता जो भी गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पीवाईक्यूज करना बहुत जरूरी होता है। आपने किस समय पीवाईक्यूज स्टार्ट करे? मैंने मॉक टेस्ट देने के पहले मैंने पीवाईक्यूज करे थे। मैंने सब्जेक्ट वाइज फिर पीवाईक्यूज करता था। पीवाईक्यूज से ये जरूर फायदा होता था कि क्योंकि जील का मटेरियल तो काफी मतलब नेक्स्ट लेवल रहता था पीवाईक्यूज के कंपैरिजन में। तो जील का मतलब जो भी मॉड्यूल्स रहती है काफी, और टेस्ट भी हो गए वो काफी अच्छे लेवल के रहते थे, एंड पीवाईक्यू उतने अच्छे लेवल के नहीं रहते थे। तो फिर एक ये जरूर मोटिवेशन मिलता था कि हाँ तुम्हें क्वेश्चंस तो बन रहे हैं, तो अगर ऐसे क्वेश्चन मेन एग्जाम में भी आए तो मैं उन्हें कर लूंगा। ठीक है, तो मतलब काफी मोटिवेशन मिलता था। गेटेड जील का मटेरियल और टेस्ट सीरीज देके आपको ये कॉन्फिडेंस तो जरूर आ गया था कि अगर मैं पीवाईक्यू सॉल्व कर रहा हूँ तो पीवाईक्यू बहुत इजी लेवल के हो गए मेरे। मतलब आपको गेटेड जील एक नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन पे लेके जाता है अगर आप मटेरियल और टेस्ट सीरीज को फॉलो करते आए टिल द एंड तक, है ना। वो आपको एक इजीनेस क्रिएट कर देता है, तो आपको गेट का जो क्वेश्चन है वो इजी लगते हैं। तो रही बात बचती है फिर अप्रोच की, हमारे माइंडसेट की, कि हम गेट का एनवायरनमेंट, गेट के पेपर को किस तरह से अप्रोच करते हैं। इस साल किस तरह से अप्रोच करा गेट के पेपर को आपने 2023 के कंपैरिजन में? 2023 में मुझे याद है कि मैं काफी पैनिक कर रहा था पेपर देने के पहले। आपको 1.5 आवर पहले पहुंचना पड़ता है सेंटर पर, तो मैं जितना टाइम पहले पहुंचना रहता मैं उस टाइम पर पहुंच गया था। बट मैं काफी बैठे बैठे सोच रहा था कि कैसा पेपर आएगा, क्वेश्चन आया तो मैं बना पाऊंगा कि नहीं। और उस समय तुम्हें ये सारी चीजें याद आती है कि जो टॉपिक्स तुम्हारे वीक है वही सारे तुम्हें टॉपिक्स याद आते हैं कि अगर इससे ही क्वेश्चंस आ गए सारे, जस्ट लाइक हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम कि कहीं यहाँ से नहीं आ जाए, यहाँ से नहीं आ जाए, वो और किसी फ्रेंड ने आके बोल दिया कि ये टॉपिक पढ़ा है क्या तूने, तो वो एक साइकोलॉजी अलग से क्रिएट कर देता है। तो वो सब चीजों को आप दिमाग में लेके चल रहे थे उस टाइम यही था कि क्या अगर मेरे 4 सब्जेक्ट्स है तो 4 सब्जेक्ट्स में जो टॉपिक्स मेरे उतने अच्छे नहीं है, अगर सारे क्वेश्चन वहीं से आ गए या फिर मेजॉरिटी क्वेश्चन वहां से आ गए तो क्या होगा, ये मैं काफी सोचा था। बट 24 में मैंने ये सब चीजें सोची ही नहीं थी पेपर के पहले। मैंने सोचा जो होगा देखेंगे, अगर मतलब पढ़ा होगा तो हो ही जाएगा अच्छा, मतलब ज्यादा सोचते नहीं है, जो होगा सोचेंगे। तो मैं उतना मतलब बिल्कुल मैंने सोचा ही नहीं था जो 1.5 घंटे पहले कि पेपर कैसा होगा क्या होगा। ठीक है, और फिर पेपर के ड्यूरेशन में आपने किस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो करी? पेपर में मैंने जैसे मैं टेस्ट सीरीज में फॉलो करता था कि जो क्वेश्चन बन रहा है इजी है कर देता हूँ मैं, अगर नहीं बन रहा तो अभी छोड़ देता हूँ, मैं बाद में आके मैं देख लूंगा। या फिर अगर ऐसा लग रहा है अगर थोड़ा सा बन गया तो मार्क फॉर रिव्यू करके उसका आंसर टिक करके रख देता था मैं कि ये मार्क फॉर रिव्यू में बाद में आके देख लूंगा। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन बस ये रहेगा कि आपने गेटेड जील ज्वाइन करा, गेटेड जील क्यों ज्वाइन करा, और गेटेड जील का सपोर्ट सिस्टम, मटेरियल, टेस्ट सीरीज आपको किस तरह से लगा? मतलब गेटेड जील का रोल ऑफ क्या रहा आपकी लाइफ में प्रिपरेशन में? मेरा एम हमेशा था कि आईआईटी में ही जाना है, एंड उसके लिए गेट एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा था। एंड गेट क्लियर करने के लिए गेटेड जील से अच्छा इंदौर में तो कुछ था नहीं। तो फिर मैंने सोचा था कि गेटेड जील में जाएंगे, करेंगे जो जितना अच्छा हो पाएगा। एंड गेटेड जील में ये काफी अच्छा रहता है कि फैकल्टी जो रहती है
वो हमेशा अवेलेबल रहती है डाउट क्लियरिंग के लिए। मेरा जेई में एक्सपीरियंस था कि डाउट क्लियरिंग के लिए कोई अवेलेबल ही नहीं रहता था। यहाँ पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं। आपको जो डाउट है, जितना भी सिली हो, आप पूछ सकते हो। आपको मतलब एक वो नहीं रहती कि झिझक रहती है कभी कभी कि टीचर क्या बोलेंगे, तुम्हें इतना सा भी नहीं आता, इतना तुम पढ़ रहे हो। बट यहाँ बिल्कुल वो नहीं रहता, तुम कितना भी पूछ सकते हो। जनरली रहता है हमारे पास जेई की प्रिपरेशन में कि टीचर से मैं सिली मिस्टेक्स, सिली डाउट्स कैसे पूछूं। यहाँ आपको ये सब चीजें नहीं लाई? यहाँ नहीं हुई थी। मैंने गंदे से गंदे डाउट भी पूछे, सब पूछा, पर ये रहता था मेरा 24 में कि जो डाउट आएगा मैं पूछूंगा जरूर। एक भी डाउट मैं पेंडिंग नहीं रखूंगा, भले कितना भी गंदा हो, भले ही सर चिल्ला भी देखी कितना गंदा डाउट पूछा कि जो भी हो, बट मैं पूछूंगा जरूर। उससे ये कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरे अंदर की हेजिटेशन खत्म हो गया और मन में जो लग रहा था वो खत्म हो गया, जो सारे डाउट्स क्लियर हो गए। आपको क्या लगता है गेटेड जिल की टेस्ट सीरीज हार्ड है या फिर अच्छी है, ओके या फिर इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश लगती है आपको? गेटेड जिल की टेस्ट सीरीज तो काफी हार्ड रहती है एंड वो मतलब एक काफी अच्छी चीज रहती है, क्योंकि वो एकदम वर्स्ट सिचुएशन के लिए हमेशा प्रिपेयर करके रखती है कि अगर बहुत ही डिफिकल्ट, जैसे 22 में पेपर आया था, वैसा अगर इनकेस पेपर आ जाता है तो उसे भी तुम कैसे अटेम्प्ट करोगे। पेपर में एक्चुअली ये रहता है कि क्वेश्चंस तो इतने टफ नहीं आते, बट ट्रिकी रहते हैं, टफ से ज्यादा ट्रिकी रहते हैं, तो उन्हें कैसे अटेम्प्ट करना वो गेटेड जिल काफी अच्छे से सिखाता है। ठीक है, सो आई होप गाइस आपके सारे क्वेश्चंस प्रिपरेशन रिलेटेड क्लियर हो चुके होंगे। और अब मैं फिर फाइनली 3 पॉइंट्स जानना चाहूंगा समर्थ से कि ऐसे 3 पॉइंट्स आप आपकी पूरी जर्नी के बताइए मुझे, जिसके बिना आपकी गेट एग्जाम नहीं निकलती। सबसे पहला तो रहेगा कंसिस्टेंसी। हमेशा कंसिस्टेंसी के साथ प्रिपेयर करो। ठीक है। हाँ, ये जरूर होता है कभी कभी तुम्हें इच्छा नहीं होती किसी दिन कि 3-4 महीने में एक बार होता है कि यार नहीं हो रही है पढ़ाई। मैं ये बोलूंगा कि उस समय फोर्स मत करो पढ़ाई करने के लिए। जो चीज करने की इच्छा है एटलीस्ट वो दिन वो चीज कर दो। तो एटलीस्ट वहां करोगे तो तुम्हारा एक दिमाग रिलैक्स रहेगा। तुम्हें ये नहीं रहेगा कि वो कर लेता, मैं ये कर लेता, क्योंकि अगर पढ़ाई उस समय नहीं हो रही है तो वो उस दिन तो नहीं होगी। तो उससे अच्छा जो अच्छा लग रहा है वही कर सकते हैं। ठीक है, मतलब टाइम या तो उधर या इधर, बीच में कहीं भी टाइम ऐसा नहीं कि जिसमें कुछ भी यूजफुल आउटपुट निकल पाए। फिर वो बस बैठे बैठे निकल जाएगा। ठीक है, और पॉइंट्स? बाकी फिर ये रहेगा कि फैकल्टी से बात करते रहना, हमेशा दोस्तों से बात करते रहना। ग्रुप अपना जो हमेशा बनाओ दोस्तों का, वो अपन से अच्छे दोस्तों का ही बनाना। ठीक है, ताकि आप उनसे भी लर्न कर सकते हैं। ठीक, आपको कुछ शेयर करना है प्रिपरेशन रिलेटेड अपने जो है व्यूअर्स है उनको, कि किस तरह से आप मैसेज देना चाहेंगे, फाइनल मैसेज गेट एग्जाम 2025 के लिए? मैं यही कहना चाहूंगा कि प्रिपेयर करते रहो। जो टेस्ट में नंबर आ रहे हैं, जो तुम कर रहे हो, इवेंचुअली आउटपुट अच्छा ही रहता है। मैं भी ये सोचता था कि क्या होगा, बट मैं आज इंटरव्यू दे रहा हूँ, सो हो गया अच्छा, अभी सब हो जाता है वो एक टाइम बस। तो अच्छा, ये यहाँ से कंक्लूजन यही ड्रॉ कर सकते हैं कि बस आप फोकस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस बंद मत करिए, और कभी लगे लो मार्क्स आ रहे हैं तो उससे डीमोटिवेट मत होइए, कंसिस्टेंसी दिखाइए और गेट के एग्जाम में लगे रहिए। ठीक है, आपको जो भी क्वेश्चंस और भी इसके अलावा आपके माइंड में आते हैं तो आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। समर्थ भी उसको देखेगा, उसको आंसर करने की कोशिश करेगा, बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन देने की कोशिश करेगा। आप गेटेड जिल की क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, ऑनलाइन क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है, टेस्ट सीरीज भी गेटेड जिल की लॉन्च हो चुकी है। तो किसी भी तरह से आप गेटेड जिल से कनेक्ट हो सकते हो। तो आप लोगों को शुभकामनाएं गेट 2025 के लिए। ऑल द बेस्ट गाइस।